1944 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन भारत के लिए यह साल एक रहस्य लेकर आया जो आज तक इतिहासकारों को चकराता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथित मृत्यु। 18 अगस्त 1930 को दुनिया को नेताजी के ताइहोकू, ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु की खबर मिली। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी खातों में कई विसंगतियां और ठोस भौतिक साक्ष्य की कमी ने घटनाओं के इस संस्करण पर संदेह पैदा किया है। नेताजी के लापता होने का रहस्य लाखों भारतीयों के लिए एक भावनात्मक पहेली है, जो उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में मानते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके करिश्मे और नेतृत्व ने उन्हें एक स्थायी व्यक्तित्व बना दिया है। यह वीडियो इस स्थायी रहस्य के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है, सबूतों की जांच करता है और सिद्धांतों का विश्लेषण करता है। ताइहोकू विमान दुर्घटना का आधिकारिक वर्णन प्रत्यक्षदर्शी खातों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। फिर भी ये खाते विसंगतियों से भरे हुए हैं। नेताजी के भरोसेमंद सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान ने घटना का विस्तृत विवरण प्रदान किया, लेकिन उनके बयानों में विरोधाभास हैं। इस भ्रम में इजाफा करते हुए डॉ योशिमी की गवाही है, जो जापानी डॉक्टर थे जिन्होंने कथित तौर पर नेताजी का उनके जलने की चोटों का इलाज किया था। घटनाओं के बारे में डॉ योशिमी का संस्करण आधिकारिक रिपोर्टों से काफी अलग है, खासकर नेताजी की चोटों के उनके विवरण में। अन्य प्रत्यक्षदर्शी खाते, जिनमें ताइवानी नर्स और जापानी अधिकारियों के खाते शामिल हैं, विमान पर सवार यात्रियों की संख्या और शवों की बरामदगी के बारे में विपरीत विवरण प्रस्तुत करते हैं। कुछ गवाहों का दावा है कि उन्होंने नेताजी को दुर्घटना के बाद जीवित देखा, जबकि अन्य उनके निधन पर जोर देते हैं। ये विरोधाभासी खाते और भी सवाल खड़े करते हैं, जो एक संभावित कवर अप या गलत सूचना अभियान का संकेत देते हैं। इन विसंगतियों ने रहस्य को और गहरा कर दिया है, जिससे सच्चाई की तलाश शुरू हो गई है, जो आज तक जारी है। पहली बात, नेताजी बैंकॉक के उस मशहूर बैठक के बाद 4 बक्सा सोना लिए सभी को फॉर्मली अलविदा कहकर ऐसे क्यों चले जाएंगे, जैसे कि वह कभी वापस लौट के आने वाले नहीं। अगर उन्हें सिर्फ आत्मसमर्पण ही करना था, तो उन्हें वापस लौटने की योजना भी बनानी चाहिए थी। फिर वो क्यों सिर्फ रहमान को साथी बनाकर जापानी बॉम्बर प्लेन में चढ़े, जबकि उनका अपना 12 सीटर आईए वाला प्लेन पहले से ही तैयार था। यहां तक कि क्रैश कहां हुआ, इस बात पर भी बहुत सारे विवाद हैं। कुछ गवाह कहते हैं कि ये रनवे पर हुआ था, कुछ कहते हैं कि रनवे के बाहर हुआ था, लेकिन एरोड्रोम के अंदर हुआ था। कुछ कहते हैं कि एरोड्रोम से कुछ किलोमीटर दूर हुआ था। हम अगर क्रैश की तस्वीर के साथ पीछे के पहाड़ और टूटे हुए टुकड़ों की पोजीशन मिलाकर देखें, तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि यह कोई दूसरी दुर्घटना, किसी और प्लेन क्रैश की तस्वीर है। यहां तक कि हबीबुर रहमान की बैंडेज वाली तस्वीर भी धुंधली है, स्पष्ट है। इनफैक्ट रोडम के ऑफिशियल्स और वहां के रहने वाले और ताइवान गवर्नमेंट ऑफिशियल ये कहते हैं कि सिर्फ 18 अगस्त को ही नहीं, बल्कि पूरे 1945 में वहां कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। उस समय के आसपास एक ऐसी वारदात 1944 के सितंबर में हुई थी। अच्छा, अब 1945 वाले प्लेन क्रैश के बारे में बहुत सारे विवाद हैं। कोई कहता है कि विमान के पंख में आग लग गई, कोई कहता है कि इंजन जल गया और कोई कहता है कि प्रोपेलर खुल गया था। किसी भी गवाहों के बयान मेल नहीं खाते। कोई कहता है कि नेताजी पहले निकल गए थे, कोई कहता है कि रहमान पहले निकले थे। कुछ कहते हैं कि रहमान ने आग बुझाने में नेताजी की मदद की, तो कुछ कहते हैं कि रहमान बेहोश हो गए थे और जापान बुझाई थी। नेताजी के चोट के बारे में भी तरह तरह के बयान सुनने को मिलते हैं। रहमान कहते हैं कि उनके सर पर 4 इंच का गहरा जख्म था, लेकिन डॉक्टर यशमी, जिन्होंने नेताजी का इलाज किया, उनके मुताबिक कोई जख्म था ही नहीं। योशिमी ने यह भी कहा था कि आग में गिरने की वजह से उनका खून काला और गहरा हो गया था, जिसकी वजह से उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज देना पड़ा। लेकिन उनके असिस्टेंट डॉक्टर सुरुता इस बात से इनकार करते हैं। 1945 में
ताइहोकू हवाई अड्डे पर जी की जलकर मौत हुई इसका विश्वास करने लायक कोई सबूत ही नहीं मिला। न तो कोई हॉस्पिटल रिकॉर्ड, एयरपोर्ट लॉगबुक, पुलिस या फायर डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स बरामद हुए और न तो 1944 के डिटेल कमेंट रजिस्टर में नेताजी या दूसरे किसी भी कैजुअलिटी का जरा सा भी जिक्र किया गया। यशमी और श्रुता ने कहा है कि सिर्फ काना कांता नाम के किसी व्यक्ति के नाम पे डेथ सर्टिफिकेट इशू किया गया था। हालांकि उन दोनों के मुताबिक मौत की वजह अलग अलग लिखी गई थी और शक की सबसे बड़ी वजह उस दिन का एक लौता क्रिमेटोरियम परमिट, जहां एक ही डेथ सर्टिफिकेट इशू किया गया था इचिरो ओकुरा नाम के एक जापानीज आदमी का। ऐसा एक आदमी जिसका जन्म 1908 में हुआ था और जिसकी मौत दिल की बीमारी की वजह से हुई थी, जलने की वजह से नहीं। और जनरल शितई या क्रैश में मारे जाने वाले दूसरे लोगों के बारे में इतना तक बरामद नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े ऑफिसर की ना तो लाश मिली, ना तो उनके अंतिम क्रिया में कोई शामिल हुआ, ना ही उनके कोई डेथ रिपोर्ट है। इतने सारे लोग एकदम से गायब हो गए, जिससे और भी सवाल खड़े होते हैं। ताइहोकू में कथित विमान दुर्घटना गहन जांच का विषय रही है, जिसमें कई लोगों ने इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। एक बड़ी विसंगति मृत्यु प्रमाण पत्र में है, जो कथित दुर्घटना के 43 साल बाद जापानी अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था। इस असामान्य देरी ने उचित जांच के अभाव के साथ इस संदेह को हवा दी कि दुर्घटना का मंचन किया गया होगा। इन संदेहों में इजाफा करते हुए स्वतंत्र अधिकारियों द्वारा दुर्घटना स्थल की जांच का अभाव है। दुर्घटना के विवरण में विसंगतियां और संदिग्ध मृत्यु प्रमाण पत्र एक ऐसा विवरण बनाने के जानबूझकर प्रयास की ओर इशारा करते हैं जो एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति करता था। 1994 में भारत सरकार ने नेताजी के लापता होने की जांच के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया। सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता में आयोग ने ऐसी जानकारी का पता लगाया जिसने आधिकारिक बयान को चुनौती दी। 2005 में प्रस्तुत निष्कर्षों ने निष्कर्ष निकाला कि सबूत इस दावे का समर्थन नहीं करते हैं कि नेताजी की मृत्यु ताइहोकू विमान दुर्घटना में हुई थी। अपनी व्यापक जांच के बावजूद मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को भारत सरकार ने खारिज कर दिया, जिससे विवाद तेज हो गया। जांच नेताजी के लापता होने के रहस्य को फिर से राष्ट्रीय सुर्खियों में लाने में सफल रही। नेताजी के लापता होने की घटनाओं में अहम भूमिका निभाने वाली जापानी सरकार ने लंबे समय तक गोपनीयता का रुख बनाए रखा था। 2016 में जापानी सरकार ने आखिरकार नेताजी पर अपनी गुप्त फाइलों को रहस्यकृत किया और जारी किया। नेताजी की गतिविधियों और जापानी सरकार के साथ बातचीत के बारे में जानकारी वाली इन फाइलों का शोधकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि इन फाइलों के जारी होने से मामले की जटिलता और बढ़ गई, जिसमें नई जानकारी का खुलासा हुआ जिसने पिछले दावों का खंडन किया। नेताजी फाइलों को लेकर जापानी सरकार के रवैये ने रहस्य को और गहरा कर दिया है, जिससे कई लोग हैरान हैं कि कौन सी जानकारी अभी भी छुपाई जा रही है। नेताजी के भाग्य को लेकर चल रहे विभिन्न सिद्धांतों के बीच एक अपनी दिलचस्प प्रकृति के लिए सबसे अलग है, गुमनामी बाबा सिद्धांत। इस सिद्धांत का मानना है कि नेताजी कथित विमान दुर्घटना से बचने के बाद 1985 में अपनी मृत्यु तक उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा के रूप में गुप्त रूप से रहे। गवाहों ने दावा किया कि उनके तौर तरीके, नेताजी से जुड़ी घटनाओं का ज्ञान और निजी सामान का होना महज संयोग से कहीं अधिक था। भारत सरकार ने गुमनामी बाबा पर कई वर्षों तक निगरानी रखी थी, जिससे पता चलता है कि उन्हें संदेह था कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। गुमनामी बाबा सिद्धांत हालांकि निर्णायक प्रमाण का अभाव है, एक सम्मोहक आख्यान प्रस्तुत करता है जो उन लोगों को भाता है जो मानते हैं कि नेताजी की मृत्यु 1945 में नहीं हुई थी। गुमनामी बाबा और नेताजी के बीच हड़ताली समानताएं इस सिद्धांत में साजिश जोड़ती हैं। ये थी
जबकि नेताजी के लापता होने के रहस्य में अधिकांश ध्यान भारत, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया की घटनाओं पर केंद्रित रहा है। हाल के वर्षों में ताइवान में नए सिरे से रुचि देखी गई है। यह नए सिरे से रुचि उन दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शी खातों की खोज से उपजी है जो आधिकारिक बयान को चुनौती देते हैं। ताइवानी गवाहों का दावा है कि उन्होंने कथित दुर्घटना की तारीख के बाद नेताजी को जीवित देखा था और उन्होंने विस्तृत विवरण प्रदान किए जो घटनाओं के आधिकारिक संस्करण का खंडन करते हैं। ताइवानी अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज दुर्घटना की प्रामाणिकता पर संदेह जताते हैं और एक सच्चाई छुपाने की आशंका व्यक्त करते हैं। ताइवान का पहलू नेताजी के लापता होने के रहस्य में पहेली के एक महत्वपूर्ण टुकड़े के रूप में उभरा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने का रहस्य एक भावनात्मक घाव है जो भारत के हृदय में आज भी कष्ट देता है। लाखों भारतीयों के लिए नेताजी स्वतंत्रता, साहस और बलिदान की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके भाग्य को लेकर अनिश्चितता ने एक ऐसा शून्य छोड़ दिया है जो पीढ़ियों से परे है। नेताजी गुमनामी मामले में सच्चाई की तलाश राष्ट्रीय महत्व का मामला है। भारत सरकार ने अस्पष्टता और गोपनीयता का रुख बनाए रखा है और मामले से संबंधित सभी फाइलों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। पारदर्शिता की इस कमी ने संदेह और साजिश के सिद्धांतों को हवा दी है, जिससे रहस्य और गहरा हो गया है। भारत के लोग यह जानने के हकदार हैं कि नेताजी के साथ क्या हुआ और उन्हें समापन का अधिकार है। उनके लापता होने के रहस्य के बावजूद एक देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत कम नहीं हुई है। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके करिश्माई नेतृत्व ने भारत के राष्ट्रीय नायकों की श्रृंखला में उनका स्थान सुरक्षित कर लिया है। नेताजी की विरासत भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनका प्रसिद्ध आह्वान, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी अटूट प्रतिबद्धता और बलिदान के अपने संदेश के साथ गूंजता है। नेताजी के लापता होने के रहस्य से भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके अपार योगदान पर आंच नहीं आनी चाहिए। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, उन्हें देशभक्ति का सही अर्थ याद दिलाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने का रहस्य विपरीत बयानों और आधिकारिक गोपनीयता के धागों से बुनी एक जटिल कहानी है। एक निर्णायक विवरण की कमी और वैकल्पिक सिद्धांतों के उद्भव ने 7 दशकों से इस बहस को जीवित रखा है। नेताजी गुमनामी मामले में सच्चाई की तलाश एक नैतिक अनिवार्यता है। विभिन्न सिद्धांत और प्रत्यक्षदर्शी खाते इस मामले की नई निष्पक्ष जांच की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं। सच्चाई को उजागर करने और उत्तर चाहने वाले राष्ट्र को राहत प्रदान करने के लिए इस तरह की जांच जरूरी है। नेताजी मामले में सच्चाई की तलाश उनकी स्थायी विरासत और उनके द्वारा सन्निहित अटूट जिज्ञासु भावना का प्रमाण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सत्य सूर्य की तरह है, इसे अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। ज्ञान के उदय में यह होगा, यह बहुत जल्द होगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय नेताजी।